अगर हमारे नहीं प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज मार्केट में हमने रिकवरी देखी, करेक्शन देखी ट्रेडिंग के दौरान, जिसकी वजह से मार्केट का अख्ताम रेड जोन से हुआ। हंड्रेड इंडेक्स 51,000 के लेवल पर बंद हुआ। 42 पॉइंट्स की इसमें कमी देखी गई। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा गया। इंटरडे में हाई 100 इंडेक्स 51,100 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ हमने देखा। इसके अलावा लो लेवल 50,000 का था। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि रिकवरी थी, प्रॉफिट टेकिंग थी, क्योंकि गुज़िश्ता हमने देखा है कि मुतादिद सेशंस के अंदर मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम हुए, लेकिन आज ब्रोकर्स ने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की। लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त देखी गई। ऑटो सेक्टर में भी रिफ्लेक्शन देखी गई। ओवरऑल 143 कंपनीज के शेयर्स ग्रीन स्केल पर ट्रेड हुए और 168 कंपनीज के शेयर रेड जोन में ट्रेड हुए। 321 मिलियन का वॉल्यूम आज रिकॉर्ड किया गया। मार्केट में आज उतार चढ़ाव देखा गया। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत की। तो आज भी हमने देखा कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ने रजिस्ट किया। थोड़ी सी डॉलर की कीमत बढ़ी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 279 रुपए 12 पैसे से बढ़कर 279 रुपए 50 पैसे पे बंद हुआ। 38 पैसे का इसमें इजाफा दिखा। इसके अलावा अगर मैं ओपन मार्केट की बात करूं तो 280 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 281 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे का इसमें इजाफा दिखा। जाहिर सी बात है, इंटरबैंक मार्केट में जब डॉलर की कीमत में इजाफा होगा तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ओपन मार्केट में भी आएगा। और हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की रेजिस्टेंस शुरू हो गई है और रुपया थोड़ा सा स्लाइटली सा अप्रिशिएट नहीं हुआ है एज़ कम्पेयर टू डॉलर। कीमत में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, लेकिन बहरहाल इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत में मजीद कमी होगी। लिक्विडिटी क्रंच जो हमने कंट्रोल किया है वो मजीद कम होगा। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत ने 193% गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है और 1 नवंबर से गैस की कीमतें रिवाइज हो जाएंगी। और 193% का जो इजाफा हुआ है, इसमें घरेलू सार्फिन भी शामिल हैं, इसमें सनती सार्फिन भी शामिल है, इसमें कमर्शियल सार्फिन भी शामिल हैं। एक तरफ पेट्रोल की कीमत में कमी की थी तो दूसरी तरफ गैस की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इन्फ्लेशन के फिगर्स पर आएगा। महंगाई की नई लहर बढ़ेगी, पैदा होगी और ये खदशात जो जाहिर किए जा रहे थे सनती लोगों की जानिब से कि जब गैस महंगी होगी तो हमारी एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन होगी, और ये खदशात अब हकीकत में बदल गए हैं। और जब गैस महंगी होगी तो यकीनन हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी मुतासर होंगे। आवाम का क्या कहना है गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से, आइए देखते हैं। इस निगरान हुकूमत ने गैस 193% बढ़ा रहा है। इसको पिछले का पता नहीं है कि बिजली का बिल जो है ना अभी इस महीने का हमारा 1,70,000 रुपये आया हुआ है, और जो है ना गैस अभी 2 लाख रुपये हम भर रहे हैं। इसके बाद जो है ना वो 4 लाख रुपये आएगा, तो हम जाए भी तो कहा जाए। और इतना महंगाई मतलब बिल्कुल कारोबार हम छोड़ भी नहीं सकता है। हम लोगों ने लाखों रुपए लगाया है और मजदूर और हमारा कोई फर्क नहीं है। मजदूर अब हमसे ज़्यादा कमा रहा है। गैस पानी बिजली तीनों के सब परेशानी हो रहा है। गैस ये है कि हफ्ते में एक दफ़ा आ रही है, 2 दफ़ा आ रही है, इससे ज़्यादा नहीं मिली। भाई इनका अल्लाह ही हाफिज़ है। सब कुछ महंगा हो गया, सस्ता चीज़ किधर है यार। इसमें वारा करता नहीं है, गैस तो आता नहीं है, पीछे से गैस आता नहीं है। हम मजबूर है भाई, सिलेंडर इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल, गैस की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम का ये रद्द अमल बिल्कुल बनता है। जाहिर सी बात है, जब बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी और पेट्रोलियम मसाल की कीमतों में कभी इजाफा होगा, कभी कमी होगी, और जब इजाफा बहुत ज़्यादा हो और कभी कम हो तो आवाम दिल बर्दाश्ता होगी, कर्म में मुब्तला होगी, क्योंकि हर तबका इस वक्त इंतहाई परेशान है महंगाई को लेकर। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे सोने की कीमतों के हवाले से, जो फार्मूला नया आया है जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की जानिब से। देखें, बड़ा अजीब व गरीब किस्म का एक ये फार्मूला मुतालिफ कराया जेम्स एंड ज्वेलर्स ने। इसमें इंटरनेशनल मार्केट कुछ भी हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इसमें डॉलर के हिसाब से जो प्रीमियम है वो शामिल कर दिया गया है। अब ये प्रीमियम क्या है? ये प्रीमियम यह है कि हर रोज़ 1 बजे गोल्ड का रेट मुतारिफ होगा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की जानिब से, और इसमें $20 प्रीमियम शामिल किया जाएगा। और इंटरनेशनल रेट, जो लंदन का जो रेट होगा, जो मार्केट लंदन की खुलती है गोल्ड मार्केट, उसके हिसाब से जो रेट है वो अखज़ किया जाएगा। फिर इसमें प्रीमियम शामिल किया जाएगा 20% डॉलर के हिसाब से, जिसको आप इनका प्रॉफिट कह लें। और फिर उसके बाद इसको लिंक किया जाएगा इंटरबैंक मार्केट में जो डॉलर की कीमत है उससे। उसके बाद फिर जो कीमत निकलेगी, अब वो कीमत में इनका 20% प्रीमियम यानी मुनाफा शामिल है। उसके बाद जो रेट आएंगे वो मुतारिफ कराए जाएंगे, और इससे जो गोल्ड के जो बड़े डीलर्स हैं, जो स्पेकुलेटर्स हैं, उनको एक तरीके से सपोर्ट किया गया है ताकि उनको भारी नुकसान ना हो। अब सोने की कीमत आज दुनिया भर में बढ़ी है, पाकिस्तान में कम हो गई, कल दुनिया भर में कम होगी, पाकिस्तान में बढ़ जाएगी। तो ये जो प्रीमियम है 20%, इसने गोल्ड के रेट्स को जो है वो पूरा तब्दील कर दिया है, फ्लक्चुएट कर दिया है, जिसकी वजह से गोल्ड की जो प्राइसेस हैं उनका तयन जेम्स एंड ज्वेलर्स
और जो बड़े बड़े जो सट्टेबाज और गोल्ड के जो डीलर्स हैं उन्हीं के हाथ में है। यानी एक तरीके से जेम्स एंड ज्वेलर्स गोल्ड माफिया के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। बहरहाल ये तो होना ही था। इसके लिए जब तक गोल्ड की कीमतों को डिजिटलाइज नहीं किया जाएगा मामला हल नहीं होगा। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन एक ऐसा इदारा है हुकूमत का जहां पर सस्ती चीनी, सस्ता आटा, सस्ता चावल और घी मिलता है सस्ता, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी है वहाँ पर, फिर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ सपोर्ट प्रोग्राम भी है। लेकिन इसके बावजूद भी यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत में इजाफा हो गया। तो फिर होलसेल और रिटेल की बात तो आप छोड़ ही दें, फ़ी किलो चीनी 8 रुपये महंगी हो गई यूटिलिटी स्टोर्स पर, और आम सारिफ के लिए चीनी की नई कीमत 155 रुपये फ़ी किलो हो गई। और यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन का इजरा भी कर दिया गया है। यानी 155 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से अगर चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तियाब होगी तो होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट में मुल्क भर में चीनी की कीमत में आइंदा आने वाले दिनों में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि ऑटो सेक्टर ज़बू हाली की जानिब गामज़न है, और ये सारी वजह है डॉलर की अनस्टेबिलिटी की वजह से। जाहिर सी बात है जब ऑटो सेक्टर को यही नहीं पता होगा कि डॉलर कहाँ आके रुकेगा, कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा, तो उससे इनकी डिमांड एंड सप्लाई की चेन शदीद मुतासर हो गई है। और पाक सुजुकी कंपनी ने प्रोडक्शन प्लांट्स को बंद करने का ऐलान कर दिया है। 2 प्रोडक्शन प्लांट्स पाक सुजुकी ने बंद किए हैं। एक गाड़ियों का प्रोडक्शन प्लांट उसको बंद किया गया है 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, और मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन प्लांट 1 नवंबर से 3 नवंबर तक बंद किया है। इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिख दिया है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे PIA की ज़बू हाली की, PIA के खसारे की, PIA की कारकर्दगी की, PIA और PSO के माली मामलात की, और इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा जो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है उस हवाले से सनतकारों का क्या कहना है, एक्सपोर्ट टारगेट हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारा एक्सपोर्ट टारगेट कम है, रेमिटेंस का टारगेट ज़्यादा है, इसको किस तरीके से फिलअप किया जाएगा। इसके अलावा स्टेट बैंक ने कल एक रिपोर्ट का इजरा भी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि हम अपनी GDP 3% तक लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट था 3.5%, हम उसको अभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा स्टेट बैंक की रिपोर्ट में इन्फ्लेशन के फिगर्स और करंट अकाउंट की फिगर्स के हवाले से भी बात हुई है। प्रोग्राम में इस हवाले से भी हम मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ है। वेलकम बैक। PIA इस वक्त ज़बू हाली की जानिब गामज़न है। खसारे की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल और PIA के दरमियान माली मामलात बिलाखिर तय पा गए हैं। मुतादिद फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आखिर PIA इस नहज पर क्यों पहुँची, बहरान का शिकार क्यों हुई, ये तमाम सवालात के जवाबात हम जानेंगे तर्जुमान PIA से। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद अब्दुल्ला हफीज़। बहुत शुक्रिया। बहरान क्यों पैदा हो गया कौमी एयरलाइन का, और इस नहज पर कैसे पहुंच गई कौमी एयरलाइन, क्या वजूहात है? देखिए, बहुत शुक्रिया। हमें ये बात समझना पड़ेगा कि PIA काफ़ी अरसे से माली बहरान का शिकार रही है। 2003 से PIA बतदरीज नुकसान या खसारा करती रही है, और वो खसारा कभी भी किसी ने कोई पूरा इस तरह नहीं किया कि कहीं आपको इमदाद मिली हो या कहीं कोई बजटरी प्रोविज़न हो या कोई गवर्नमेंट ने पैसा दिया हो। वो सारे का सारा खसारा जो है वो आपने कर्ज लेके आपने पूरा किया जी। वो कर्ज जितना आपने 2003 से लेके 2021 तक आपने लिया, वो सारे का सारा आपकी किताबों के ऊपर आता रहा। अल्टीमेटली वो एक बलून बन गया, और वो बलून अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसके साथ PIA का जिंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ख़ास तौर पे गुज़िश्ता चंद माह में जो पाकिस्तान के अंदर अपनी माशी मसाइल हुए, जिसके अंदर से इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, पाकिस्तान के अंदर डॉलर की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई, और पाकिस्तान की जो मनफी क्रेडिट रेटिंग है उसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल कर्ज़ों का इम्पैक्ट था वो बहुत बढ़ गया, उसके प्रीमियम बहुत बढ़ गए। अब सूरत हाल ये है कि आपके जो टोटल रेवेन्यू है उसका 50% आपको तकरीबन पुराने कर्ज़ों और उनकी सूद की अदायगी के ऊपर आपको खर्च करना पड़ता है, और ये बहुत बड़ी रकम है किसी भी इदारे के लिए। कोई भी इदारा भले जितना मर्जी एफिशिएंट क्यों ना हो, वो 10% से ज़्यादा मुनाफा कमा नहीं सकता। अगर आपने टोटल महसूलात का 50% सिर्फ आपने कर्ज़ों में पूरा करना है, और बाकी जब आप अपने ऑपरेशनल अखराजात की बारी आपकी आती है तो वो आपके पास उसके लिए फंड्स जो हैं वो नहीं पहुँचते। एक और चीज़ जो हमें समझने वाली है कि PIA अक्सर बैंकों से या कुछ माली इदारों से हम क्रेडिट लाइन ले लिया करते थे, या हमें वो फंडिंग दस्तियाब होती थी जो कि हम अपने वसाइल से हम पूरी करते रहते थे। वो फंडिंग भी इस बेयकीनी की सूरत हाल की वजह से अब हमें दस्तियाब नहीं रही, जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि हम इस माली बहरान में आए हैं कि कभी जो है कर्ज़ों की अदायगी की वजह से आपके जहाज़ की तादाद कम होना शुरू हो जाती है, या जब अभी आप जिस तरह देख रहे हैं कि जी अब ईंधन के लिए आपके पास परवाज़ों के जो हैं वो पैसे पूरे नहीं मौजूद हो पाते।
एक और चीज़ जो आपको समझनी चाहिए इसी की मैं आपके तनाजुर के अंदर बताता चाहूँ कि जो पीएसओ के साथ हमारा मेन मसला है, जी। वो ये है कि पीएसओ चूँकि पाकिस्तान में इकलौता फ्यूल सप्लायर है पीआईए को, तो हमारा उनके साथ डील ये होती थी कि हम तकरीबन उनको अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पे पैसे देते थे, लेकिन पूरा दिन गुज़रने के बाद वो हमें इनवॉइस करते थे और हम उनको पेमेंट उनकी क्लियर करते रहते थे। अब वो पेमेंट जो है वो टोटली एडवांस के ऊपर आ गई है, जिसका मतलब ये है कि अब आपको पेश की अदायगी करनी पड़ती है, जिसके बाद आपको ईंधन जो है वो दस्तयाब होता है। इसके साथ जब आप तीसरी चीज मिलाएंगे, ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है, फ्लाइट कैंसिलेशन है, ओवरऑल स्केड्यूल की रिलायबिलिटी कम हुई है, तो जी। पीआई के पास जो महसूलात है उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आ गई है। तो ओवरऑल ये तमाम चीजें जो है इसको कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अच्छा जी। अब्दुल्ला साहब, ये बताएं कि 2003 में कितना कर्जा लिया गया था और 2021-2022 में इस कर्जे की शरह को हम कहाँ देखते हैं, और फिर इसमें सूद की अदायगी अगर मैं शामिल कर लूँ तो मजमूई तौर पे कितना कर्जा हो गया है? देखिए, मजमूई तौर के ऊपर जो आपकी लायबिलिटीज हैं वो तकरीबन इस टाइम पे 742 अरब के करीब हैं, जो 2022 742 के अरब एंड तक रुपए के करीब। 2023 जी, जो 2023 के एंड तक तकरीबन 850 के करीब चली जाएंगी। लेकिन ये बात हमारे लिए समझनी बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, ये सिर्फ ये कर्जे नहीं हैं, ये बहुत सारे गवर्नमेंट इदारों की अदायगियाँ भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके अंदर एफबीआर के पैसे भी शामिल हैं, जो कि टैक्स की मद के अंदर पीआई ने अदा करे थे। कुछ कर्जे ऐसे हैं जो कि पीआई के अपने असासों के ऊपर लिए गए हैं, कुछ कर्जे ऐसे हैं जो कि पीआई की सेल्स प्रोसीड के ऊपर लिए गए हैं। तो टोटल मजमूई हजम जो है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बताएं कि पीएसओ को आप रोज़ाना की बुनियाद पर पेशगी अदायगी कर रहे हैं फ्यूल की मद में, ताकि फ़्लाइट ऑपरेशन को बहाल रखा जा सके। क्या आज आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर अदायगी कर दी है? और ये भी कहा जा रहा है कि पीएसओ को आप लोगों की जानिब से फ़हरिस्त फराहम की जा रही है मखसूस फ़्लाइट्स के लिए। तो अगर मखसूस फ़्लाइट्स के लिए फ्यूल की फराहमी है, तो जो लोग मुतासर हो रहे हैं उनके लिए नेमुल बदल आपने क्या किया है? देखिए जी, हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम रोज़ाना सुबह 11 बजे से पहले पीएसओ को फ्यूल की अदायगी करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम तक जितने फंड्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं, वो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो पैसे बच जाते हैं, जिस तरह अभी आपने बात बोली, वो जब लेटर पार्ट के अंदर आपके पास पैसे आते हैं तो वो कहते हैं। अभी तक हम पीएसओ के साथ इस कमिटमेंट के साथ चल रहे हैं कि हम रोज़ाना के बेस पे उनको 10 करोड़ की अदायगियाँ हम करते रहें। जी। जो मखसूस परवाज़ की फ़हरिस्त है वो इस हिसाब से बनाई जाती है कि जितने पैसे आपको एंटिसिपेट होते हैं कि आज आपके अकाउंट में आके लैंड करेंगे, चाहे वो सेल्स के अंदर से हैं, चाहे वो आपको रिसीवेबल्स के अंदर से हैं, या चाहे वो किसी और सोर्स से आपने फंड इकट्ठा किया है, वो तमाम पैसों के हिसाब से आप परवाज़ों की फ़हरिस्त बनाते हैं और वो फ़हरिस्त बना के आप पीएसओ को मुहैया करते हैं। तो उस हिसाब से वो होता है। जहाँ तक मुसाफिरों का सवाल है, मुसाफिरों को हम कोशिश ये कर रहे हैं आजकल कि हम उनको एडवांस में बता दिया जाए कि उनकी परवाज़ों का स्टेटस क्या है। अगर वो मनसूख की जा रही है तो उनको मुतबादिल फराहम कर दिया जाए, और अगर कितनी उनकी परवाज़ कितनी रकम आपने मुसाफिर को रिफंड की है? एक अंदाजे के मुताबिक 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में क्या लॉस की शरह है, क्या नुकसान की शरह है जो आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ी, और मुसाफिरों को आप लोगों ने रकम वापस की? देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस टाइम पे हमारी कैंसिलेशंस अनप्रेसिडेंटेड हैं। हमारी तारीख में इतनी ज़्यादा मनसूखियाँ कभी नहीं हुई। सिर्फ गुज़श्ता 1 हफ्ते के अंदर हमारी 322 परवाज़ें मनसूख हुई 900 परवाज़ों में से, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। कोविड के ये दौरान भी रिकॉर्ड है? हमारी कभी ये तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है? तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। और ये बात हमें समझनी चाहिए कि कोविड के दौरान भी कभी ये सूरत हाल हमारे साथ नहीं हुई कि जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा हमें परवाज़ें कैंसिल करनी पड़े। नतीजतन आपको रिफंड आने शुरू हुए हैं। सिर्फ कल की तारीख में हमने $1.3 मिलियन का रिफंड दिया है। तो ये वो पैसा है जो कि हमारे पास ऑलरेडी था, और इससे हम फ्यूल भी खरीद सकते थे, इससे हम बाकी पैसे भी हम उतार सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि वो पैसेंजर नहीं जा सके तो हमें वो पैसा जो है वो वापस करना पड़े, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तकरीबन इतना ही पैसा है जो कि हमें अदा करना पड़ेगा, जो हमें लगता है अगले चंद दिनों तक। जब यानी तक ये आप सूरत हाल कंट्रोल नहीं होगी। रिफंड रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे हैं लोगों को, और फ्यूल की अदायगी भी पीएसओ को रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे हैं? जी जी जी, रिफंड तो उनका हक है, जब वो कहेंगे वो हमें करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताएं कि आज आपने पीएसओ को जब वो फ्यूल की कहेंगे, मद में अदा कर दिए हैं पैसे 10 करोड़ रुपए? पीएसओ को जी थोड़ी देर पहले तक तकरीबन कुछ 70 मिलियन अदा कर दिया गया था। बाकी जो था वो आज 3 बजे के आसपास उनको अदा करना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइम तक अदा कर दिया गया होगा, लेकिन मैं मजीद मालूमात इसके ऊपर ले सकता हूँ। मैं जो हमारी आज की कमिटमेंट थी पीएसओ के साथ, इंशाल्लाह वो आज पूरी होगी। जी। अच्छा ये मुझे बताएं कि 322 फ्लाइट्स आपने कहा कि 1 हफ्ते में कैंसिल हुई हैं, तो इसमें डोमेस्टिक कितनी है और इंटरनेशनल कितनी है? मैं इसकी तादाद में आपको पढ़ के मैं बता सकता हूँ। जो ज़्यादातर परवाज़ें हैं वो हमारी अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक कैंसिल हुई हैं। हमारी तकरीबन 170 परवाज़ें जो थीं वो हमारी डोमेस्टिक थीं, बाकी इंटरनेशनल थी। तो ज़्यादा ब्रांड अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक की साइड पे पड़ा, क्योंकि डोमेस्टिक पे हमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों लेग्स के ऊपर आपको पीएसओ से फ्यूल लेना पड़ता है। इंटरनेशनल के अंदर सिर्फ आप एक लेग से लेते हैं, दूसरी साइड से आपको इंटरनेशनल स्टेशन से फ्यूल मिल जाता है, जो कि अभी हमारे लिए दस्तयाब है।
पीएसओ इंतजामिया का कहना है कि आज आपने 60 करोड़ रुपए फ्यूल की मद में अदा किए हैं और आपने 7 फ्लाइट्स का जो डाटा है वो उनको फराम किया है कि आप इनको फ्यूल दें मखसूस फ्लाइट्स को। तो अब मजीद अदायगी अगर नहीं होती तो क्या सिर्फ 7 फ्लाइट्स हैं जो आज ऑपरेट की जाएंगी? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि अदायगियाँ जो हैं, जो बाकी मानदें हैं, वो भी उनको कर दी जाएगी। जो देखिए, हम एक कमिटमेंट हमने उनके साथ की है, लेकिन उसका दारोमदार उन पैसों के ऊपर भी है जो आपके अकाउंट में आके गिर रहा है। आप ये बात ही समझें कि इस सूरत हाल के अंदर पीआई की महसूलात में भी कमी हुई है, पीआई के रेवेन्यू भी कम हुए हैं, और वो इसलिए कम हुए हैं बिकॉज़ ये बेयकीनी की सूरत हाल है, अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी के अंदर फ्लाइटें कैंसिल होती हैं और लोग अपना रिफंड लेते हैं। तो पीआई के ऊपर चूंकि ओवरऑल माली बहरान है, एक माली सूरत हाल हमारी मखदूश है, इस वजह से कितना नुकसान हो जाता है अब्दुल्ला साहब अगर एक दिन फ्लाइट ऑपरेशन डिस्टर्ब होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो पीआईए की मालियत में कितना नुकसान होता है? एक दिन अगर फ्लाइट ऑपरेशन हमारा डिस्टर्ब हो तो 60 से 70 करोड़ का रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमें नुकसान होता है। तो आप खुद इमेजिन कर लें कि पिछले 10-12 दिन में हमें कितना हुआ होता है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बताएं कि ये पीआईए और पीएसओ की जो माली मामलात हैं ये शिद्दत इख्तियार क्यों कर गए? क्या वजह है कि आप लोगों ने क्या पीएसओ को वक्त पे अदायगियाँ नहीं की, या बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया? मजबूरी तौर पे आपने पीएसओ को कितने पैसे अदा करने हैं? देखें, जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो तो हमने तकरीबन उनको अदा करनी है तकरीबन 2.2 बिलियन रुपए के करीब। जी। लेकिन अब जो है वो सारा एडवांस पेमेंट के ऊपर आ गया है। अभी अब तो मजीद उनको कर्जा सारी कितना बाकी है मजमूई तौर पे पीएसओ का आप लोगों पर? देखिए, मैं अगेन ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब करंट है, अब आप उनको पेश की अदायगी करते हैं तब काम होता है, अदरवाइज आपको फ्यूल नहीं मिलता। यानी आपने पूरा कर्जा पीएसओ का उतार दिया है फ्यूल की मद में, अब जीरो बैलेंस है, अब आप एडवांस पेमेंट करते हैं और फ्यूल हासिल करते हैं? जी, ऐसा नहीं है। उनकी करंट लायबिलिटी जो टोटल है वो 2.2 अरब है, लेकिन वो अपनी जगह के ऊपर इसलिए रुकी हुई है बिकॉज अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनको पैसे दे दिए जा रहे हैं। अगर तो आप पैसे 1 या 2 दिन के बाद देते हैं तो उसके अंदर पुराने पैसे भी साथ निकल सकते थे, लेकिन चूंकि आप समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल आप करंट हैं, आप उनको पहले से पेश की पैसे देते हैं, तो इसके लिए आपको पहले से जो प्रीएम्प्ट करते हुए आप उनको 100 मिलियन देते हैं तो उसके अगेंस्ट फ्लाइटें जाती हैं। जी, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और सेक्रेटरी एविएशन अगर एक कॉल कर लें तो दोनों कौमी इदारों के दरमियान रास्ता माली मामले का बड़ा इस्तवार हो जाए और ये मसाइल ना हो और आप लोगों का ऑपरेशन बेहतर हो जाए, लोगों को तकालीफ भी ना हो, तो ये सेक्रेटरी एविएशन सेक्रेटरी पेट्रोलियम मैदान में क्यों नहीं आ रहे? दोनों कौमी इदारे हैं। देखिए, पीआई के माली सूरत हाल से मुतल्लिक अब तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी आगाह हैं। कल ही इस सिलसिले के अंदर एक आला सतही इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ था। तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर विजिबिलिटी, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस मामले के ऊपर इंटरवीन करेंगे और इस मामले को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब गवर्नमेंट से आप लोग मुसलसल राब्ते में हैं, गवर्नमेंट ने आपको कोई ग्रीन सिग्नल दिया है पीआईए की तंजीम नौ के हवाले से कि पीआईए को पहले बेहतर किया जाएगा, हालात थोड़े से बेहतर किए जाएंगे, उसके बाद फिर प्राइवेटाइज किया जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट की एक अपनी हिकमत अमली है, गवर्नमेंट का अपना एक मंसूबा है, वो उस मंसूबे के मुताबिक पीआई को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। वो उस मंसूबे के ऊपर जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करना चाहते हैं। मीनवाइल हमारा काम जो है वो पीआई को ऑपरेशन रखना है, जिसके लिए हम सारे इकदाम ले रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि पीआईए के असासों की रिवैल्यूएशन का अमल भी शुरू हो गया अब्दुल्ला साहब, तो पीआईए के जो एसेट्स हैं उनकी जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी रिवैल्यूएशन की जा रही है, तो क्या एक अंदाज के मुताबिक एसेट्स का तखमीना है, क्या मालियत है, ज़रा वो हमें बताएं, और जो रिवैल्यूएशन होगी उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? देखें, इस टाइम पे आपकी किताबों पे जो टोटल असासे हैं वो 147 अरब रुपए के हैं, जो कि आपकी बुक्स 147 रिवैल्यूएशन 147 अरब बिलियन 147 अरब के। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी जी कि आप जो हैं हर जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ कमिटमेंट की वजह से अपने एसेट्स को रीवैल्यू करवाती रहती है, बिकॉज एसेट्स वक्त के साथ साथ अपनी कीमत के अंदर उन इजाफा करते हैं। बिल्कुल। तो हम भी हर 2 साल बाद 3 साल बाद हम ये वैल्यू अपनी इंक्रीज कराते हैं, जिसके लिए वैल्यूएशन जो है वो कराई जा रही है। जी, अगर ये असासों की मालियत बढ़ती है, जो कि जाहिर सी बात है इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल मार्केट में एसेट की वैल्यूएशन ऊपर नीचे होती है, तो क्या हम इन एसेट से फ़ायदा उठा सकते हैं? पीआईए इंतजामिया अपने कर्ज़ों को कम कर सकती है? जी, देखें, जब एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसके अगेंस्ट आपकी पेइंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके अगेंस्ट आप कर्ज़ों की जो पूरा करने का आपकी काबिलियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपकी एसेट की वैल्यूएशन बढ़ती है तो ओवरऑल आपके कर्जे वापस करने और उतारने की एबिलिटी बढ़ती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। जी, अच्छा, ये मुझे बताएं, एफबीआर से मामला तय पा गए हैं पीआईए के? आइंदा वाले दिनों में हम ये तो नहीं देखेंगे कि एफबीआर दोबारा से अकाउंट्स मुंजमद कर दे आप लोगों के? देखें, एफबीआर के साथ हमारे मामला चलते रहते हैं, जब तक उनको पेमेंट मिलती रहती है मामला सीधे रहते हैं, जब पेमेंट थोड़ी स्लो होती है फिर मामला ख़राब होता है, तो अभी तक मामला सही। पेमेंट आप लोगों ने एफबीआर को कब अदा की और मजीद अब कब अदायगी करनी है?
देखिए एफबीआर को पेमेंट रेगुलरली जाती रहती है। हर फोर्टनाइट रिपोर्ट जो 15 दिन बाद आती है उसके अंदर से उनको पेमेंट निकलती है। सो वो अदायगी उनकी चल रही है जी। अच्छा, ये आखिर में मुझे बता दें कि आज कितनी फ़्लाइट्स ने उड़ान भरी, कितने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पे फ़्लाइट शेड्यूल हैं, कितनी परवाज़ें मनसूख हुई, इस हवाले से आज का हमें बता दें फ़्लाइट ऑपरेशन के हवाले से मालूमात। देखें आज तकरीबन 51 परवाज़ें उड़ी। 81 में से 30 परवाज़ें जो हैं वो मनसूख की गई। तो हम ये उम्मीद रखें कि आइंदा वाले दिनों में पीआईए का फ़्लाइट ऑपरेशन बेहतर हो जाएगा गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट से। अब्दुल्ला हफीज़ साहब, जी 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 बहुत बिल्कुल, शुक्रिया हमें अब्दुल्ला उम्मीद। साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक वक्त था कि कौमी एयरलाइन ने दूसरे ममालिक की एयरलाइंस को सपोर्ट किया, प्रमोट किया, उनको बनाया और उनको सिखाया कि जहाज़ कैसे उड़ाते हैं, किस तरीके से फ़्लाइट ऑपरेशन को बहाल रखते हैं। और आज हमारी कौमी एयरलाइन इस नहज पर पहुंच गई है कि उसको ना सिर्फ बहुत बड़े खसारे का सामना है, बल्कि गवर्नमेंट की सपोर्ट भी फिल वक्त पीआईए को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से पीआईए, पीएसओ, पीआईए, बीआर के मामलात हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, कशीदा हो गए हैं। माली मामलात की वजह से पीआईए को शदीद माली खसारे का सामना है। फ़्लाइट ऑपरेशंस तवातुर के साथ कैंसिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है और दीगर प्राइवेट एयरलाइन इससे भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। कौमी एयरलाइन की बहाली उसी वक्त मुमकिन है जब यहाँ के जो लूज़ होल्स हैं उनको गवर्नमेंट फिलअप करे, तंजीमें नौ करे और उसके बाद नचकारी करे, ताकि पीआईए की वैल्यू बेहतर हो सके, पीआईए के मामलात बेहतर हो सकें और पाकिस्तान की साख पीआईए को लेकर बेहतर हो सके। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है, जिसके बाद ना सिर्फ घरेलू सार्फिन कर्ज में मुब्तला हैं बल्कि कमर्शियल और सनती सार्फिन भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब कारोबार कैसे होगा। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मियाँ जाहिद हुसैन, चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है, 193% गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। 1 नवंबर से गैस की कीमतों का इतलाक हो जाएगा। क्या हम अपने एक्सपोर्ट टारगेट अचीव कर पाएंगे? वैसे ही सनतकार रो रहा है इंटरेस्ट रेट को लेकर, बिजली की कीमतों को लेकर, टैरिफ को लेकर, और अब गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। क्या कहते हैं इस हवाले से? जी मैं जनाब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज है जी। और इस वजह से यकीनन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत टेनफोल्ड इंक्रीज होगी। और ये कि मजे की बात यह है कि गैस तो वैसे भी अवेलेबल नहीं है और गैस जो हमारे पाकिस्तानी गैस के खायर हैं वो 5 से 7% हर साल के हिसाब से डिप्लीट भी हो रहे हैं और गैस है भी नहीं। और नवंबर से ये गैस ऐसे ही बंद कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं इंडस्ट्रीज की गैस, जो कि मार्च तक चलता है। तो गैस है नहीं, ऊपर से प्राइस इंक्रीज है और वो जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है उसके लिए तकरीबन कोई 80% इंक्रीज किया है और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए कोई 150% इंक्रीज की है और जो डोमेस्टिक है उसमें तो काफी ज्यादा इंक्रीज की है जी। तो ये सारी सिचुएशन क्या है कि इसमें ज़ाहिर है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे मैंने अभी गुजारिश की आपसे, वो बहुत बढ़ेगी और उससे हमारी एक्सपोर्ट में भी मुझे लगता यही है कि एक्सपोर्ट में भी इस तरीके से कमी वाक़ होगी। अच्छा मियाँ साहब, अब चूंकि गैस की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं तो ऑब्वियसली इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इन्फ्लेशन के फिगर्स पर भी जाएगा और फिर ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन हमारी थोड़ी सी स्लाइटली से इंप्रूव हुई है, कंट्रोल हुई है डॉलर की कीमत के नीचे जाने से, तो इंटरेस्ट रेट हो सकता है कम हो जाए। अब चूंकि गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है तो इन्फ्लेशन के फिगर्स आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, तो फिर हम ये तवक्को करें कि इंटरेस्ट रेट मुस्तहकम नहीं रह सकता या फिर मुस्तहकम रहे या बढ़े। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो टोटली मैसअप हो रही है जी। अगर हम एक तरफ अब ज़ाहिर है कि ये गैस कंपनियों के जो नुकसानात हैं और तकरीबन को 1300 अरब रुपए का इनका सर्कुलर डेट है, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने गैस की इंक्रीज की। अब उसकी वजह से ज़ाहिर है इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट कम होगी। ये गैस कंपनियों का नुकसानात होता कैसे है मियाँ साहब, और इसका इजाफी बोझ हमेशा कारोबारी तबके पर, आम सारिफ पर क्यों डाला जाता है? ये गैस कंपनियां क्यों नुकसान शो करती हैं, डिक्लेयर करती हैं, इनके ऑडिट्स क्यों नहीं किए जाते? देखिए उसकी बुनियादी वजह यह है कि गैस की चोरी जी। जब गैस की चोरी होगी और लाइन लॉसेज होंगे, यानी लाइन लॉसेज जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है पाकिस्तान में, उसके मुकाबले में लाइन लॉसेज ज्यादा होते हैं। फिर उसके ऊपर गैस की चोरी है, फिर उसके ऊपर बिल नॉन पेमेंट है, उसके भी नुकसानात हैं। तो नुकसानात इस तरीके से पाइल अप होते चले जाते हैं।
और जाहिर है कि वो जब आप एक चीज़ आपको कॉस्ट ज़्यादा की पड़ती है, यानी नुकसानात वगैरह मिला के कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है और जी। आप बेचते हैं सस्ती, तो फिर आपको नुकसानात होते हैं। अब उसके लिए जो कंज्यूमर है फिर उसी के ऊपर आप मजीद लोड डाल देते हैं। तो ये एक ऐसा विशेष सर्कल है कि अब इससे निकलने के लिए आपने प्राइस इंक्रीज की तो उसी वजह से आपकी चोरी भी बढ़ जाएगी, लाइन लॉसेस भी आपके बढ़ जाएंगे और फिर आपकी एक्सपोर्ट भी उसकी वजह से कम होगी, आपकी इन्फ्लेशन उसकी वजह से बढ़ेगी। फिर आप उसका हल निकालने जाएंगे तो फिर कोई नई उसमें एक प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है, असल जो उसको जड़ से जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगी। जड़ से कंट्रोल करने का तरीका यही है कि इन कंपनियों को प्राइवेटाइज करें ताकि इनके लॉसेस खत्म हो और ये कंपनियां जो है अपने पैरों के ऊपर खुद खड़ी हो। इंटरेस्ट तो रेट को उसका कहाँ और इसके देखेंगे? अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं इस तरह के जी। गवर्नमेंट ओन इदारे हैं जी। वो सारे लॉस में जा रहे हैं और उसका हल ये नहीं है कि आप पब्लिक के ऊपर रेट ही बढ़ाते चले जाएं। कुछ हद तक तो ये जरूर ठीक है कि आप उसकी कीमत बढ़ाने में मजबूर हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गैस की प्राइसेस ज्यादा हैं, लोकल आपकी जो इंडिजिनस गैस है वो आप बहुत सस्ती बेच रहे हैं, तो उसको ठीक करने की भी जरूरत है। लेकिन उसका ये भी हल नहीं है कि आप चोरी भी बढ़ाते जाएं और आप नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स जो है वो भी बढ़ाते चले जाएं और लाइन लॉसेस भी अपने कंट्रोल ना करें। तो उसके लिए तो आपको जरूरी है कि आप अपनी इन सारी चीज़ों को ठीक करें और इसको प्राइवेटाइज करें। जब करेंगे तो ये चीज़ें जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगी, कंज्यूमर को उसका सही हक मिलेगा और इस तरीके से आपकी इंडस्ट्री जो है और ये कि गवर्नमेंट को जो लॉसेज हैं वो लॉसेज सस्टेन नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट रेट को मुस्तकबिल में कहाँ देख रहे हैं? गैस प्राइसेस बढ़ गई हैं, इसके बाद 70% लोगों का ये कहना है कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा, लेकिन अब गैस प्राइसेस जी। बढ़ने के बाद क्या हम ये तवक्को लगाएं कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रह सकता है? देखिए, इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक इन्फ्लेशन से तो है, मगर वो इन्फ्लेशन जो है वो बाइंग इन्फ्लेशन होती है कि जब आपकी डिमांड ज्यादा होती है तो उसको कम करने के लिए, जी। यानी इकॉनमी हीटअप होती है, उसको कम करने के लिए आप इन्फ्लेशन उसको आप मार्कअप का रेट बढ़ाते हैं। तो ये हमारी जो है वो कोई डिमांड पुश इन्फ्लेशन नहीं है, जो ये तो है हमारी जो आपने यूटिलिटीज की कीमतें बढ़ा दी उसकी वजह से है। जी। तो उसका मार्कअप से ऐसा कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि मार्कअप बल्कि कम होना चाहिए और ताकि यह है कि इंडस्ट्री चले। अभी आपने एक बात की थी कि वो जो हमारी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया कि हमारा जीडीपी इस साल 3% होगा, जी। तो मुझे तो कोई ऐसा इंडिपेंडेंट जो हमारे रिसोर्सेज हैं उससे मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि 3% होगा। ये तो मेरे ख्याल में कोई आधे % के लगभग होगा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट का कल इजरा हुआ है, मुआशी रिपोर्ट जी। उन्होंने कल हमें पेश की और उनका कहना है कि जीडीपी रवा माली साल के अख्ताम तक यानी हमारी तरक्की की रफ्तार 3% तक हो सकती है। 3.5% का तो हमारा टारगेट है, हम तो वो मिस कर चुके हैं। तो क्या आप ये जी। समझते हैं कि हम 3% तक पहुंच जाएं, या अगर हम 3% तक भी नहीं पहुंचते तो फिर हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि 3% होगी। वो तो इस तरह की प्रोजेक्शन करते हैं, लेकिन वो एंड में जाके फिर कहते हैं जी वो ये हो गया, उसमें ये हालात हो गए थे, उसमें ऐसे हालात हो गए थे और उसकी वजह से वो हमारे प्रोजेक्शन गलत हो गई और अब ये है कि अब वो फिर इस तरीके से उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं फिर उससे बैक क्या कहना चाहिए निकलने के। तो वो मैं नहीं समझता कि 3% होगा। ये तो हमारा कोई आधा % 1% के लगभग होगा। अच्छा मियाँ साहब, बिजली चोरी हमारे मुल्क में हो रही है, गैस चोरी हमारे मुल्क में हो रही है, टैक्स चोरी हमारे मुल्क में कई सालों से हो रही है। तो जो टैक्स चोरी है अगर इसको हम कवर कर लें तो आप नहीं समझते कि हम अपने अखराजात को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं और एक नॉन फाइलर कैटेगरी को हम ख़त्म कर सकते हैं और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम अपना कर अपना सिस्टम चला सकते हैं? जी बिल्कुल। हमारे यहाँ जो टैक्स चोरी कह लें या जो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स है, यानी कुछ तबके ऐसे हैं जिनके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया ही नहीं है। जी। तो अगर ये सब हम शामिल कर लें तो कुछ 4000 अरब रुपए जो है हम टैक्स जो हमारा पोटेंशियल है उससे हम कम कलेक्ट करते हैं। जी। तो यानी टैक्स चोरी की जब हम बात करते हैं वो तो एक बहुत छोटा सा शायद अमाउंट होगा, जी। लेकिन जो तबके जिनके ऊपर टैक्स अभी हमने लगाया ही नहीं है या हमारा इरादा ही नहीं है टैक्स लगाने का, तो ये सब मिला लें। मिसाल के तौर पर रिटेलर्स हैं, होलसेलर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये तो बड़े बड़े माफियाज हैं ना, 4000 अरब इनके रुपए आपकी इकोनॉमी जो है इनकी कनेक्टिविटी तो अशराफिया से का टैक्स मिलना चाहिए। जी मियाँ साहब, ये तो बड़े बड़े माफियाज हैं, इनकी तो कनेक्टिविटी अशराफिया से है और अशराफिया ही तो ये मुल्क चला रही है। तो इनडायरेक्टली हम अशराफिया को कैसे हिट कर सकते हैं? हुकूमत के पास तो उतनी पावर ही नहीं है तो अशराफिया को हिट करे। जी जी हाँ, तो बस यही है कि इन सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना होगा। मैं माफिया का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूंगा जी। लेकिन ये कि ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में अगर इस तरीके से तो फिर हर बंदा ही माफिया है। बिल्कुल। तो माफिया मैं नहीं कहूँगा। बात यह है कि अगर आप सिस्टम को ठीक कर लेंगे तो फिर ये आपको टैक्स भी मिल जाएगा। आपके ये 1000 अरब रुपए के लॉसेज बिजली के शोबे में हैं, आपके तकरीबन 500-100 अरब रुपए के लॉसेज गैस के शोबे में हैं, आपके तकरीबन 1000 ही अरब रुपए के लॉसेज जो है गवर्नमेंट ओन जो एंटरप्राइजेज हैं उसमें है।
तो ये चीज़ों को अगर आप ठीक करेंगे तो पाकिस्तान में रेवेन्यू के इशूज ठीक हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मियाँ साहब Thank you. आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम टैक्स चोरी को रोकेंगे, बिजली और गैस की चोरी को रोकेंगे तो हमारे अखराजात भी बेहतरी के सतह पर आएंगे, हमारा रेवेन्यू भी बेहतर होगा, हमारे मुल्क में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हवाले से काम होगा और हमारी इकनॉमिक जो सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी और आइंदा आने वाले दिनों में जो हमारे मेजर लॉसेज हैं हम उनको फिलअप कर सकेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हुकूमत चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अशराफे को कंट्रोल किया जा सकता है और जो बड़े बड़े माफियाज हैं, होलसेलर, रिटेलर, ट्रेडर्स, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में टैक्स ऐड कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान के जो ख़जाने हैं उन पर बेहतर नताइज मुरतब होंगे। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।